एवरीवन, आप सभी लोगों के अंदर एक कॉमन सा डाउट आता है, सीबीसी रिपोर्ट होती क्या है। जब भी आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो पहला प्रिस्क्रिप्शन में उसका जो इन्वेस्टिगेशन लिखता है वो सीबीसी लिखता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट लिखता है। ब्लड काउंट करवाने के बाद आप जब रिपोर्ट को देखते हो तो आपके अंदर कई तरह के कन्फ्यूज़न रहते हैं। क्या इस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये परफेक्ट तो रिपोर्ट है, या इससे डिजीज़ आइडेंटिफाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इसी तरह के कई सारे डाउट आपके मन में आते होंगे। तो आज अपन देखेंगे सीबीसी रिपोर्ट से आप किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो और आइडिया कैसे लगा सकते हो कि ये बैड रिपोर्ट है या एक गुड रिपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि आखिर सीबीसी रिपोर्ट होती क्या है। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है, जब भी आप अपना ब्लड सैंपल देते हो और 10 से 15 मिनट में आपको सीबीसी रिपोर्ट मिल जाती है, तो कुछ इस तरह की सीबीसी रिपोर्ट्स होती है। मैंने कई तरह के सैंपल यहाँ पे रखे हैं, डिफरेंट लैब का जो है डिफरेंट सैंपल आपको दिख रहे होंगे। यह यहाँ पे कुछ एक लैब का सैंपल है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हर एक सीबीसी रिपोर्ट में 4 चीज़ें कॉमन होती है। पहली चीज़ तो फर्स्ट में टेस्ट का नाम लिखा रहता है कि आप कौन सा टेस्ट करवाए, इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपके किए गए हैं। दूसरा उनका रिज़ल्ट, कि उन टेस्ट का क्या रिज़ल्ट आया है, उसकी यूनिट लिखी रहती है और रेफरेंस वैल्यू लिखी रहती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको हर रिपोर्ट में मिल जाएगी, चाहे इस रिपोर्ट में देखिए या किसी भी रिपोर्ट में आप सीबीसी रिपोर्ट में देखोगे तो ये 4 चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो हर एक लैब की अलग अलग होती है, क्योंकि एक एग्जैक्ट पैरामीटर में करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रेफरेंस वैल्यू हर एक लैब में अलग अलग होती है। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लगभग समान होती है पर थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे आप, हीमोग्लोबिन यहाँ से 13.5 से 18 लिखा हुआ है, जबकि यहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे 13 से 17 लिखा हुआ है। और यहाँ आके देखोगे आप तो यहाँ पर आपको अलग दिखाई देगा, जैसे कि 13 से 17। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर है, जो रेफरेंस वैल्यू होता है उसमें देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीसी काउंट क्या होता है। देखो इसमें सीबीसी के अंदर आपका पूरा ब्लड का काउंट किया जाता है। देखो ब्लड में 3 चीज़ें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों चीज़ों की आपके पास वैल्यू लिखी जाती है और वो आपके ब्लड में देखा जाता है कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है आपके ब्लड में, और इससे अपन एनीमिया, इन्फेक्शन और ल्यूकेमिया का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कोई भी मेडिसिन या फिजिशियन करता है तो वो होता है सीबीसी आपका। यहाँ पर मैंने एक पेशेंट की जो है यहाँ पर रिपोर्ट ली है। देखो यहाँ पे 3 पैरामीटर होते हैं किसी भी सीबीसी रिपोर्ट में। ठीक है, 3 पैरामीटर में पहला पैरामीटर होता है जो आरबीसी काउंट बताता है और आरबीसी के पैरामीटर बताता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। देखो सीबीसी में इन 3 ही पैरामीटर के बारे में पूरी डिटेल होती है। आरबीसी पैरामीटर भी कई तरह के होते हैं, 4-5 तरह के होते हैं, उनसे आप पता लगा सकते हो कि आरबीसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं। डब्ल्यूबीसी के भी 4-5 पैरामीटर होते हैं और प्लेटलेट्स के भी 3-4 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी पैरामीटर को अपन देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये डब्ल्यूबीसी के पैरामीटर लिखे हुए हैं, जिसमें टोटल डब्ल्यूबीसी, यहाँ पर एब्सोल्यूट काउंट लिखा हुआ है, उसके बाद एटिपिकल लिम्फोसाइट और लार्ज इमेच्योर सेल है। आरबीसी के लिखे हुए हैं पैरामीटर, जैसे आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू। और प्लेटलेट के भी कुछ पैरामीटर यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट, पीसीटी, एमसीवी, पीडीडब्ल्यू, पीएलसीआर और पीएलसीसी, है ना। तो अब ये क्या होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। देखो आप जब भी कभी लैब में जाते हो तो आपका जो है ब्लड लिया जाता है, तो कुछ इस तरह की वॉयल के अंदर आपका ब्लड लिया जाता है। जब ये आप देखते हो ना इस ब्लड को, तो आपको केवल सिंगल ब्लड दिखाई देता है, लेकिन ये ब्लड एक सिंगल चीज़ नहीं होती है, ये कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। देखो इसमें 55% तो आपका प्लाज्मा होता है, उसके बाद 44% इसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ होती है ना, और बाकी 1% जो होता है आपका प्लेटलेट होता है और श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है। तो इन 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका जो है ब्लड बनता है। देखो प्लाज्मा 55% है, लेकिन उसमें से भी 90% तो वाटर ही होता है, यानी आपके खून में लगभग 85 to 90% तो आपकी 54 to 55% तो ओनली पानी है। ठीक है, 1% में प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी आती है, 44% में रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ आती है। ठीक है, इन तीनों का अपन सीबीसी में पता लगाते हैं कि कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो मैंने इसी को सीमेटिक डायग्राम में दिखाया है कि आपका जो ह्यूमन ब्लड के अंदर लगभग 55% प्लाज्मा है, उस 55% प्लाज्मा में 90% आपका वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 3% अदर इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर 44% आपकी आरबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी जो होती है आपके 1% से भी कम होती है, प्लेटलेट 1% से भी कम होती है, दोनों मिला के 1% होती है, ठीक है। देखो आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ये बेसिक होता है, ये सभी को पता होता है। आरबीसी का मेन काम जो होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेके टिश्यू तक लेके जाना, और टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आना। डब्ल्यूबीसी का इम्यूनिटी के अंदर होता है, डब्ल्यूबीसी जितनी ज़्यादा होगी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्लेटलेट्स का काम जो होता है वो आपका जो है क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। मान लीजिए आपकी किसी तरह के खेल के दौरान चोट लग जाती है तो वो क्लोटिंग, जो ब्लड आना रुक जाता है, वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से आपका पूरा ब्लड जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है। कुछ न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, किसी के डिफेंस सिस्टम होता है, और किसी के क्लोटिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आरबीसी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो आरबीसी क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। देखो यहाँ पर ये आपको आरबीसी दिख रही होगी ना, ये आरबीसी होती है ना, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये लाल लाल कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो आरबीसी एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आपके पास जो है हीमोग्लोबिन भरा रहता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। फेफड़ों से शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, फिर शरीर के हिस्से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसको वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फेफड़े बाद में क्या कर देते हैं, अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर चल जाती है। आरबीसी के ये पैरामीटर होंगे, एक एक पैरामीटर को अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आरबीसी काउंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये आरबीसी के अंदर कुछ इस तरह से आपका पूरा हीमोग्लोबिन भरा रहता है, और ये जैसे मैंने इसमें से एक हीमोग्लोबिन को यहाँ पे लिया है, और एक हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ता है, वो मैंने यहाँ दिखाया है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आरबीसी काउंट के बारे में। यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीसी काउंट के बारे में। देखो आरबीसी काउंट क्या होता है, देखो नॉर्मल एक पुरुष के अंदर आरबीसी काउंट होता है 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, यानी कि एक माइक्रोलीटर के अंदर 4.7 से 6.1 मिलियन आरबीसी सेल्स होती है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिखा है, तो यहाँ पर मैंने एक रक्त वाहिका ली है। रक्त वाहिका में यहाँ पर आरबीसी जो है कितने होंगे, एक माइक्रोलीटर में 4.1 टू 6.1 मिलियन। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है 4.2 से 5 मिलियन, और बच्चों में उससे थोड़ा कम होता है 4 से 5.5 मिलियन। अगर इतना अमाउंट है, एक माइक्रोलीटर में इतना अमाउंट है, तो उसको अपन नॉर्मल आरबीसी काउंट बोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है आयरन की कमी से, B12 की कमी से, या अदर किसी कोज की वजह से क्या हो सकता है, आपका ये जो काउंट है आरबीसी का काउंट जो है वो कम हो जाता है, एक माइक्रोलीटर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। उसी कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। जहाँ पे इस वाली इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी आरबीसी दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस वाली इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर आरबीसी का काउंट बहुत कम हो गया। अगर आरबीसी का काउंट कम हो गया तो फिर हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो कमज़ोरी आएगी, थकान आएगी। तो यही लिखा है, कमज़ोरी आना, थकान हो जाना, कमज़ोरी आना, शरीर पीला पड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये एनीमिया क्यों होता है, आयरन B12 की कमी से हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई, खून बह गया, तो उसकी कमी से हो सकता है। किडनी की बीमारी है तो उससे हो सकता है। देखो किडनी एक पदार्थ स्रावित करता है जिसको इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इरिथ्रोपोइटिन ही जो है आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। अगर ये इरिथ्रोपोइटिन ही कम हो गया तो फिर आरबीसी भी कैसे बनेगी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारी आरबीसी की कोशिकाएं आपको दिख रही होगी, है ना। तो इसके कारण क्या है, डिहाइड्रेशन की वजह से अगर पानी निकाल दिया, मैंने कहा अभी खून के अंदर लगभग 55% तो पानी होता है ना, तो अगर पानी बाहर निकाल दिया तो आपको कोशिकाएं दिखाई देगी। और अगर ऊंचाई पर जाते हो आप, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों के ऊपर जाते हो, तब आपका जो है पॉलीसाइथेमिया दिखाई देता है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है, लंग्स की कोई फेफड़ों की कोई बीमारी है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या आरबीसी की संख्या बढ़ना कोई अच्छी चीज़ है? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सर दर्द होता है, इसमें चक्कर आते हैं, दिखाई कम देने लग जाता है, शरीर के जो स्किन होती है वो लाल पड़ जाती है। तो कम होना भी ख़राब है और ज़्यादा होना भी आरबीसी का ख़राब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एससीवी और पीसीवी।
जब आप उस रिपोर्ट में देखोगे तो आपको कहीं कहीं पर एससीटी लिखा हुआ मिलेगा या पीसीवी लिखा हुआ मिलेगा। ये लगभग दोनों ही समान होते हैं। इसको हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि ब्लड के अंदर लगभग 55% तो क्या होता है, पानी होता है, जिसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, और 45% जो होता है आपका आरबीसी होता है ना। तो इस 45% को ही हिमेटोक्रिट बोला जाता है, ठीक है। तो वही है कि कुल रक्त के अंदर, कुल ब्लड के अंदर आरबीसी का कितना % है, वो आपका हिमेटोक्रिट होता है। देखो ये लगभग मेन के अंदर 41 से 50% होता है, वुमेन में 36 से 48% और बच्चों में थोड़ा कम होता है, 30 से 44% होता है, ठीक है। तो इससे कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अब ये कब बढ़ जाता है, कब कम होता है, ये अपन देख लेते हैं। देखो डिहाइड्रेशन में, लो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी से, ऊंचाई पहाड़ों वाली जगह पे, बोन मेरो की कोई, बोन मेरो ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाता है, तो उसकी कोई बीमारी हो गई तो उसकी वजह से आपका हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। कब कम हो जाता है, एनीमिया के केस में, जैसे आयरन और विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है। आपको कोई चोट लग गई, उसकी वजह से खून बह गया हो, अल्सर वगैरह हो रखे हो शरीर में, कोई सर्जरी हुई हो, या हेवी पीरियड्स आए हो, ओवर हाइड्रेशन यानी बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा जूस वगैरह पी लिया, तो उसकी वजह से भी हिमेटोक्रिट लो हो जाता है। और किडनी की कोई डिजीज़ है या किडनी की कोई बीमारी है, उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एमसीवी की। एमसीवी होता क्या है, देखो एक आरबीसी की साइज जो होती है ना, उसको बोला जाता है एमसीवी। यानी कि एक आरबीसी, देखो 1 माइक्रोलीटर में कितनी होती है, 4.126 मिलियन आरबीसीज होती है। तो एक आरबीसी की साइज़ कितनी है वो कौन बताता है, एमसीवी बताता है। अब एक आरबीसी की साइज़ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यही है, अगर आरबीसी की साइज़ बढ़ गई तो उसको मैक्रोसाइट बोला जाता है ना। और ये किस में होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से, लीवर की कोई बीमारी, अल्कोहल पीने से, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। और लो एमसीवी यानी कि आरबीसी की साइज़ कम हो गई तो उसको माइक्रोसाइट बोला जाता है। ज़्यादा हो जाना मैक्रोसाइट, और माइक्रोसाइट मतलब आरबीसी की साइज़ कम हो जाना, ठीक है। और ये किस में होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी हो गई शरीर में। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, उसमें होता है। लंबे समय से कोई बीमारी है या इन्फ्लामेशन चल रहा है शरीर में, तो उसकी वजह से होता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है। अगर ये नॉर्मल आरबीसी है ना, तो नॉर्मल आरबीसी की साइज ये है तो उसको नॉर्मोसाइट बोलते हैं। इससे बड़ी हो गई तो उसको मैक्रोसाइट बोलते हैं, और इससे कम हो गई तो उसको माइक्रोसाइट बोलते हैं, जो अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब दूसरी बात करते हैं एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। देखो अपन ने एक आरबीसी की तो बात कर ली, एक आरबीसी की साइज को अपन एमसीवी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक आरबीसी के अंदर कितना सारा हीमोग्लोबिन भरा है, कितना सारा हीमोग्लोबिन है, उसको अपन एमसीएच बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि लाल रक्त कोशिका में कितना हीमोग्लोबिन है, उसको एमसीएच बोला जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 27 से 33 पिकोग्राम होना चाहिए। अब कब हो जाएगा, अगर आरबीसी की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपका जो मैक्रोसाइट मतलब आपके अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आरबीसी की साइज़ कम हो जाएगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम आएगा। तो आयरन की कमी से, थैलीसीमिया में खून का अगर बह गया हो, खून की कमी हो गई हो, तो उसकी वजह से आपका एमसीएच कम आएगा, ठीक है। तो यही है, अगर आरबीसी के अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन भरा है तो कुछ इस तरह की लाल लाल दिखाई देगी। अगर आरबीसी के अंदर कम हीमोग्लोबिन है तो आपको जो है यहाँ पर पीली पीली दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर MCSC है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये क्या होता है कि एक एवरेज आरबीसी साइज के अंदर कितना एवरेज हीमोग्लोबिन है, एक निश्चित आयतन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, वो ये चीज़ बताती है। सिंपली इसको ऐसे समझो, अगर हाई MCH है ना तो आप उस आरबीसी को हाइपरक्रोमिक आरबीसी बोलोगे, है ना। और अगर लो MCSC है ना तो उसको हाइपोक्रोमिक बोलोगे। यानी कि हाई MCH का मतलब है कि वह आरबीसी कैसे दिखाई देगी, आपको लाल कलर की दिखाई देगी। और लो MCSC है तो वो आपको कैसे दिखाई देगी, यहाँ पर पीली पीली दिखाई देगी आरबीसी। सेम वही चीज़ जो MCH में देखा था कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो डार्क कलर में दिख रही थी, और लो हीमोग्लोबिन है तो आपको पीली कलर की दिख रही है, ठीक है। तो ये कब होती है, देखो हाई MCH तो बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत दुर्लभ स्थिति में होता है, जैसे हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस में, सीवियर बर्न में, कोल्ड एग्नोसिस डिजीज़ में, जैसे ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है ना उसमें। लेकिन लो MCSC आपको कई सारी बीमारियों में दिख सकता है, जैसे आयरन की कमी में, थैलीसीमिया में, लेड की पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है डिसाइड होता है, MCV और MCSC से आपको डिसाइड होता है कि आपका किस तरह का एनीमिया है। सबसे ज़्यादा केस किसको, CBC को देखकर एनीमिया के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो MCV से क्या डिसाइड होता है, अपना MCV से डिसाइड होता है कि आरबीसी की साइज़ जो है वो छोटी है या फिर आरबीसी की साइज़ जो है बड़ी है, ठीक है। और MCSC से क्या डिसाइड होता है कि
हाइपरक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक मतलब रेड कलर की दिखाई दे रही है, या हाइपोक्रोमिक दिखाई दे रही है ना, यानी कि पीली कलर की दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आरबीसी की साइज छोटी होती है, इसको माइक्रोसाइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। तो इसी के आधार पर अपन एनीमिया को डिवाइड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखा होगा, कई बार आपने मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखा होगा। और कई बार ऐसा होता है, अगर आरबीसी की साइज नॉर्मल होती है ना, तो उसको नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह के एनीमिया आपको दिखाई देते हैं। हाइपरक्रोमिक बहुत रेयर कंडीशन होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ का जोड़ा नहीं बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आरडीडब्ल्यू क्या होता है। आरडीडब्ल्यू क्या होता है ना, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है ना, यानी कि आपकी सबसे छोटी देखो आरबीसी ऐसा तो नहीं है कि सभी एक ही साइज़ की होगी ब्लड के अंदर सभी। सबसे ज़्यादा आरबीसी नॉर्मल साइज़ की होती है, लेकिन कुछ कुछ छोटी आरबीसी भी होती है, कुछ कुछ बड़ी आरबीसी भी होती है। ये तीनों प्रकार की आरबीसी आपको ब्लड में दिखेगी। तो सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी आरबीसी के अंदर अंतर कितना है, वो चीज़ आरडीडब्ल्यू बताता है। ठीक है, ये कब ज़्यादा हो जाता है। अब ये इसमें दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक होता है आर डी डब्ल्यू सी वी और आर डी डब्ल्यू एस डी। अब होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है वो देखते हैं। आर डी डब्ल्यू एस वी तो होता है कि जो आपका एम सी वी है, यानी कि एक आर बी सी की साइज है उससे कितना अंतर है आर बी सी के अंदर, वो बताता है। ठीक है, और आर डी डब्ल्यू एस डी क्या बताता है, यह आपका बताता है कि औसतन जो है आपका है ना 20% की ऊंचाई से आपको बताता है। 20% की ऊंचाई, अब मैं अभी बताऊंगा इसको। देखो सबसे पहले आर डी डब्ल्यू सी वी समझ लेते हैं। ठीक है, सी वी क्या है, एम सी वी से कितना डिफरेंस है ना, कब ज़्यादा हो जाएगा, कब आयरन की कमी में, B12 की कमी में, फोलिक एसिड की कमी में हो जाएगा। अगर आपको रिसेंटली ब्लड चढ़ाया है तो कम हो जाएगा। अब ये ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, आयरन B12 फोलिक एसिड में तो ज़्यादा हो जाता है, और ये कम होना बहुत रेयर होता है। कम होना क्यों रेयर होता है, क्योंकि अगर आर डी डब्ल्यू सी वी कम है, इसका मतलब है कि वेरिएशन सबसे छोटी और सबसे बड़ी में वेरिएशन है ही नहीं। वेरिएशन है ही नहीं मतलब सारी कोशिकाएं क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ज़्यादा होना इस कंडीशन में होता है, कम होना इस कंडीशन में होता है। आर डी डब्ल्यू एस डी किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, तो ये जैसे आयरन की कमी में, अगर बार बार आरबीसी टूट रही है, जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया में होता है, बोन मैरो की कोई डिजीज़ होती है, माइलोडिस्प्लाइटिक सिंड्रोम होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है। कम कब होता है, तो वो कम होना बहुत रेयर होता है, क्योंकि कम होने का मतलब है कि आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका में अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होता है मेंटेजर इंडेक्स। मेंटेजर इंडेक्स क्या होता है, ये बताता है आपका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है और थैलीसीमिया की कमी से जो एनीमिया होता है, उनमें अंतर को बताता है ना। अगर इस मेंटेजर इंडेक्स का मान 13 से कम आता है रिपोर्ट में, तो इसका मतलब है कि आप थैलीसीमिया का ट्रेट प्रेजेंट है ना। और अगर 13 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, एक होता है RDWI, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इंडेक्स है ना। तो ये कब ऐसे 220 से 240 के बीच में आना चाहिए है ना। अगर इससे कम आ रहा है तो थैलीसीमिया है, और इससे ज़्यादा आ रहा है, 240 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो होगा आयरन की कमी का एनीमिया। ठीक है, अब WBC पैरामीटर की बात कर लेते हैं। ये सारे WBC पैरामीटर होते हैं अपने। ठीक है, देखो WBC 5 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रोफिल कितना होता है, 40 से 70% होता है सबसे ज़्यादा। लिम्फोसाइट 20 से 40%, मोनोसाइट 2 से 8%, इओसिनोफिल 1 से 4% और बेसोफिल बहुत कम मिलती है। ठीक है, अगर मैं सभी को टोटल WBC काउंट, यानी कि मैं सभी को एक साथ गिनता हूँ, इन सभी को एक ही साथ गिन लिया मैंने, तो उसको बोलते हैं टोटल WBC काउंट। ठीक है, और ये क्या काम करती है, सुरक्षा तंत्र का काम करती है। जैसे यहाँ पे आप स्किन के अंदर कोई कट लग गया, तो यहाँ से बैक्टीरिया अंदर आ सकता है, और बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा तो फिर WBC उसको जाके खा जाएगी। ये देखो इस बैक्टीरिया को ये WBC यहाँ पे खा गई। ठीक है, यहाँ पे खा गई। ठीक है, तो ये काम करती है, शरीर को बैक्टीरिया से बचाती है, संक्रमण से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो नॉर्मल टोटल WBC काउंट कितना होता है, 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर। यानी कि 1 माइक्रोलीटर के अंदर अगर 4000 से 11000 की रेंज में अगर आपकी कोशिकाएं आ रही है तो आप नॉर्मल हो बिल्कुल, है ना। और इसमें मैंने पाँचों को जोड़ लिया है, इसमें पाँचों को जोड़ के टोटल WBC काउंट बनता है। ठीक है, कब बढ़ जाता है, देखो कोई भी अगर संक्रमण हो गया तो बढ़ेगा, कोई स्ट्रेस है और कुछ टिश्यू की इंजरी हो गई, जल गए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सूजन के अंदर है, कुछ दवाएं जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं तो उसमें बढ़ जाता है। बोन मैरो कैंसर में बढ़ जाता है, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं अपन। ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC का
प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा WBC हो जाती है। कम क्यों हो जाता है? कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, गंभीर वायरल संक्रमण, भाई सक्रिय बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद में कम हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या होंगे, उसको मार देंगे, ठीक है। कुछ ऑटो इम्यून परिस्थितियों में बोन मेरो से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसमें हो जाएगा। सेप्सिस के अंदर कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट, कैंसर के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चलती है, कुछ एंटीबायोटिक की वजह से कम हो जाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट काउंट की। देखो, केवल न्यूट्रोफिल की बात करूँ तो न्यूट्रोफिल जो होता है ना, उसका नॉर्मल वैल्यू इतना होता है 1500 से 8000, है ना। कब बढ़ेगा? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी कि ताज़ा ताज़ा आपको इन्फेक्शन हुआ तो उसमें बढ़ेगा। ताज़ा ताज़ा अगर कोई सूजन हुई है तो उसके अंदर बढ़ जाता है। कब कम हो जाता है? कीमोथेरेपी में, कोई भयंकर गंभीर वायरल संक्रमण हो गया है, बोन मेरो का सप्रेशन हो गया तो कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू आप देख लो 1500 से 8000। वैसे लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू ये होती है एब्सोल्यूट काउंट, है ना। ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जो एंटीबॉडी बनते हैं ना अपने शरीर में, लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनते हैं। देखो, ये भी दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, ये बनाते हैं आपके शरीर में एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी तो क्या होते हैं? इम्यूनिटी के जिम्मेदार होते हैं। तो कब बढ़ जाते हैं? जैसे कोई वायरस का संक्रमण हो जाता है उसके अंदर, जैसे वायरस के संक्रमण के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। टीबी के अंदर आपका बढ़ जाता है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में आपका लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। कब कम हो जाता है? एचआईवी और एड्स के अंदर। देखो, एचआईवी और एड्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लिम्फोसाइट कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका कुपोषण है तो कुपोषण में भी लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छा खाओ ताज़ा रहो, क्योंकि अच्छा खाओगे ताज़ा रहोगे तो आपके लिम्फोसाइट भी बढ़ी हुई रहेगी, तो आपको इम्यूनिटी मिलती रहेगी। अगर कम खाओगे तो आपका जो है लिम्फोसाइट कम हो जाएगा, और आपको जो है यहाँ पर लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी और आप बीमार हो जाओगे। मोनोसाइट की नॉर्मल वैल्यू 200 से 800 होती है ना। तो ये शरीर के अंदर जो पुरानी कचरा उठाने वाले होते हैं ना, शरीर में कोशिकाएं मर जाती है, कोई बैक्टीरिया मर जाता है या बैक्टीरिया उनको खाने का काम करते हैं। किन कंडीशन में बढ़ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है, किन कंडीशन में कम होता है वो लिखा हुआ है। ईओसिनोफिल की बात करें तो ये सूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, एलर्जी के जिम्मेदार। तो शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी होती है, या खाने की एलर्जी हो, चाहे सांस की एलर्जी हो, या खेत में जाने की, धूल की एलर्जी, उस सब के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये अस्थमा के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि अस्थमा भी एक तरह की एलर्जी है। कोई ड्रग के लिए, कोई भी दवाई के लिए एलर्जी हो जाए, कुछ इन्फेक्शन के लिए ये होता है, तो उसमें ये बढ़ जाती है, और बढ़ के क्या करवाती है? एलर्जी करवाती है। कब कम हो जाती है? कुशिंग सिंड्रोम में कम हो जाती है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल क्या करता है? जब एलर्जी होती है ना, तो ये खून को बढ़ा देता है, और हिपेरिन दो चीज़ें निकालता है, हिस्टामिन और हिपेरिन। हिस्टामिन तो क्या करता है? खून को बढ़ा देता है। हिपेरिन क्या करता है? उस खून को जमने से रोक देता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10 से 100 सेल होती है पर माइक्रोमीटर। कब बढ़ जाता है? CML में, पॉलीसाइथेमिया में, इनके अंदर ये बढ़ जाता है। कब कम हो जाता है? एलर्जी की रिएक्शन होती है ना, सीवियर एलर्जी की रिएक्शन, उसमें कम हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है। एक होती है एटिपिकल लिम्फोसाइट। एटिपिकल लिम्फोसाइट क्या होती है? देखो, ऐसे तो जैसे ये लिम्फोसाइट इस तरह की होती है ना, और जब ये लड़ने जाती है किसी भी बैक्टीरिया से तो कुछ इस तरह की हो जाती है। तो ये है तो लिम्फोसाइट ही, पर अपने आकार को चेंज कर लिया, अपने इसकी शेप को चेंज कर लिया, आकृति को चेंज कर लिया। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? एटिपिकल लिम्फोसाइट, ठीक है। बहुत कम होते हैं। कब बढ़ जाते हैं? जैसे डेंगू के अंदर कोई भी वायरस का संक्रमण होता है, हेपेटाइटिस, उसमें हो जाता है। कम हो जाता है, कम होते हैं ना 0%। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आया ही नहीं, और बैक्टीरिया है ही नहीं, वायरस है ही नहीं, तो फिर ये इस तरह से इस तरह में कन्वर्ट नहीं होती है। एक होती है लार्ज इमेच्योर सेल। देखो, होता क्या है? जब भी किसी बोन मेरो के ऊपर, बोन मेरो ही बनाती है, जब भी बोन मेरो के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि इसको काम का लोड बढ़ता है, तो ये क्या करती है? अच्छे से कोशिका को नहीं बनाती है, और जल्दी जल्दी में ये क्या कर देती है? बड़ी बड़ी कोशिकाएं बना देती है। जब भी बोन मेरो पर या शरीर में कोई पुराना संक्रमण हो, अस्थि मज्जा पर जब दबाव पड़ता है ना, तो ये छोटी कोशिकाएं अच्छे से बनाने के बजाय बड़ी बड़ी कोशिकाएं बना देती है। उसी को बोल देते हैं लार्ज इमेच्योर सेल, ठीक है। अगर कम है, इसका मतलब है कि आपका बोन मेरो बिल्कुल सही है, और अगर ये लार्ज इमेच्योर सेल अगर आपकी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका बहुत बड़ा पुराना संक्रमण है, या अस्थि मज्जा जो है उस पर लोड पड़ रहा है। ब्लड कैंसर के अंदर ये सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब प्लेटलेट के पैरामीटर की बात करते हैं। प्लेटलेट के पैरामीटर क्या होते हैं? देखो, प्लेटलेट के पैरामीटर के अंदर सबसे पहले प्लेटलेट काउंट की बात करते हैं ना। प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। नॉर्मल होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। अगर इसके बीच में है तो आपका जो है प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये प्लेटलेट काउंट इससे 4.5 लाख से बढ़ गया, कब बढ़ता है? उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब बढ़ जाता है ना, उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। कब बढ़ता है? तेज संक्रमण में, आयरन की कमी से,
सूजन से, बोन मेरो से जुड़ी बीमारियों में बढ़ जाता है। और कब कम हो जाता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? डेंगू में, मलेरिया में, एचआईवी में ये कम हो जाता है। लीवर का कोई सिरोसिस, लीवर की बीमारी हो गई, B12 की कमी हो गई, ऑटोइम्यून, इन कंडीशन में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट क्रिट क्या होता है? जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ के जो आपके खून के अंदर लगभग 55% तो पानी होता है और 45% आरबीसी होता है ना, और 1% क्या होता है आपका? प्लेटलेट होता है। ठीक है, तो उसी 1% से भी कम को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट क्रिट बोलते हैं। ठीक है, तो कुल रक्त में कुल प्लेटलेट का प्रतिशत को बोला जाता है। कब ज़्यादा हो जाता है? ज़्यादा होने का मतलब क्या है? प्लेटलेट काउंट बढ़ गया। ये कब बढ़ता है आपका? इन कंडीशन में बढ़ता है। और प्लेटलेट क्रिट का कम होना मतलब यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाना। ये कब कब कम होता है? डेंगू, मलेरिया, कीमोथेरेपी में कम हो जाता है। एक होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, एक होता है जो मैंने बताया था एमसीवी। एमसीवी क्या था? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, के लिए एक आरबीसी की साइज क्या है। वैसे ही होता है एमपीवी, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, यानी कि एक प्लेटलेट की साइज क्या है, उसको बोलते हैं एमपीवी। इसकी साइज होती है 4.5 से 11.5 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो गई, 11.5 से भी ज़्यादा हो गई, तो उसको बोलते हैं बढ़ना। ठीक है, तो ये कब होता है? खून की कमी से उभरने के दौरान। मान लीजिए पहले खून की कमी चल रही थी और अब आपका बोन मेरो जो है सही से काम करने लग गया है, तो शुरू में वो बड़ी प्लेटलेट बना देता है। कब कम होता है? एप्लास्टिक एनीमिया में, कीमोथेरेपी में कम हो जाता है प्लेटलेट का साइज। प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है कि सबसे छोटे प्लेटलेट्स में और सबसे बड़े प्लेटलेट्स में कितना अंतर है वो बताता है ना। तो अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि नए प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, अब नए बड़े हैं और पुराने छोटे हैं, तो इनके बीच में बहुत सारा अंतर होगा। तो यानी कि तेज़ी से बोन मेरो बड़े बना रहा है, तेज़ी से जो है बड़े बना रहा है, और पुराने वाले छोटे छोटे बन रहे हैं। तो ये गंभीर इन्फेक्शन में क्लोटिंग ठीक होने के दौरान होता है। और प्लेटलेट्स अगर लो है तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी नहीं है, आपकी प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ सही है। एक होता है प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो। वही मैंने बताया कि आपका जो है बोन मेरो जब भी बनाता है ना, तो नए प्लेटलेट्स, बोन मेरो जब भी बनाता है ना, तो नए प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, वो बड़े बनाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो, कि उस पूरे ब्लड के अंदर वो बड़े प्लेटलेट कितने हैं वो बताता है। PLCR कब बढ़ जाता है? जब भी नई कोशिकाएं बनती है तब बनता है, और अगर कम है इसका मतलब है कि आपके पास जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही चीज़ होती है लार्ज सेल रेशियो, और ये होती है काउंट। अगर छोटे और बड़े प्लेटलेट्स का अगर रेशियो लोगे तो उसको रेशियो बोल देंगे। अगर वही गिन लोगे, आप काउंट कर लोगे, तो उसको आप क्या बोल देंगे? प्लेटलेट लार्ज सेल काउंट, यानी कि पूरे प्लेटलेट्स में कितने प्लेटलेट्स जो हैं बड़े हैं। ठीक है, बहुत बड़े प्लेटलेट्स कितने हैं, तो ये आपके नॉर्मल रेंज होती है। कब बढ़ते हैं? सीवियर इन्फेक्शन, गंभीर सूजन में, थ्रोम्बोसाइटोसिस में। ठीक है, कब कम होते हैं? बहुत बोन मेरो बहुत ज़्यादा थक जाता है तब कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन की समरी देख लेते हैं। समरी के अंदर क्या देखा अपन ने? ये WBC के आपने पैरामीटर देखे हैं। यहाँ पे टोटल WBC यहाँ पे आपकी कितनी होनी चाहिए? 4000 से 11000 के बीच में। देखो यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है ना, इसको 4 की पावर 3 लिखा हुआ ना, तो इसको मतलब 3 बार 0 लगाना है इसके बाद में। ठीक है, 3 बार 0 लगाना है। 4000 से 11000 के बीच में होना चाहिए। इसमें कितने हैं? इसमें 2140 ही है। ठीक है, 2140 यानी कि कम है, WBC कम है। WBC कम होने का मतलब क्या है? कि बहुत लंबे समय से आपका संक्रमण चल रहा है। ठीक है, न्यूट्रोफिल का एब्सोल्यूट काउंट यहाँ पे कम है, लिम्फोसाइट का एब्सोल्यूट काउंट, मोनोसाइट का एब्सोल्यूट काउंट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, फिर इनका परसेंटेज आ गया कितना परसेंट होता है, फिर ये एटिपिकल लिम्फोसाइट आ गई, फिर लार्ज इमेच्योर सेल आ गई। अब ये आरबीसी के आ गए आपके पास पैरामीटर। ठीक है, आरबीसी के पैरामीटर में आरबीसी का काउंट कितना है? देखो 4.5 से 5.5 होना चाहिए, इसका कम आ रहा है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन 12 से 18 होना चाहिए, इसका कम आ रहा है। एमसीवी कितना है? एक आरबीसी की साइज। एमसीएच क्या है? एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन। एमसीएचसी भी यही बताता है कि निश्चित आयतन में कितना हीमोग्लोबिन। आरडीडब्ल्यू कितना है कि सबसे छोटी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी में कितना अंतर है। अब ये प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 51,000 ही है, यानी कि इसमें प्लेटलेट की कमी भी है। प्लेटलेट क्रिट यानी कि पूरे ब्लड के अंदर कितना % प्लेटलेट है। एमपीवी यानी एक प्लेटलेट की साइज़ क्या है। पीडीडब्ल्यू क्या है कि सबसे छोटे प्लेटलेट और सबसे बड़े प्लेटलेट में अंतर कितना है। मेंटेजर इंडेक्स और आरडीडब्ल्यू बता दिया था कि मेंटेजर इंडेक्स अगर 13 से कम है तो मतलब क्या है? देखो 13 है, 13 से कम है तो क्या है? 13 से कम है तो थैलीसीमिया का ट्रेट है।
ठीक है, और 13 से ज़्यादा है तो आयरन की कमी है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। वैसे ही RDWI का बता दिया था कि 220 से अगर ज़्यादा है तो आपका पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, और 220 से कम है तो आपका पास थैलेसीमिया ट्रेट है। तो इसका तो कितना है, 220 से बहुत ज़्यादा है, इसका 13 से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको देख के बता सकते हो CBC रिपोर्ट को कि संभावित बीमारी क्या हो सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इंडिया के अंदर होने वाली 10 सबसे कॉमन बीमारियां, और उनमें CBC की रिपोर्ट क्या आती है वो अपन उसमें देखेंगे, जिसमें सबसे पहले डेंगू फीवर, आयरन की कमी, मलेरिया, ये सारी बीमारियां अपन देखने वाले हैं। इन सारी बीमारियों के अंदर CBC रिपोर्ट कैसी होती है। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।